फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी फिक्र क्या क्या है। इस समय की सबसे बड़ी फिक्र है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उसकी तस्वीर अब साफ हो गई है। सरल शब्दों में आज हम आपको इससे जुड़े हर पहलू के बारे में बताएंगे। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण शुरू हुआ। इसमें 15 कैबिनेट मंत्रियों ने और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, जब 7 महिलाओं को भी सरकार में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर किन 43 मंत्रियों ने शपथ ली और किसकी क्या खासियत है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मंत्रिमंडल से 12 सदस्यों की छुट्टी भी कर दी गई है। आज आपको जानना चाहिए कि किन लोगों को संगठन में उनकी बेहतर कार्यक्षमता की वजह से नई जिम्मेदारी दी गई और किन्हें खराब प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अगले वर्ष यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। कैबिनेट विस्तार में कौन से चुनावी ब्रह्मास्त्र चलेगा और क्या है इस विस्तार का समाज शास्त्र, आज आपको ये भी बताएंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत पिता चुनूंगा। दैट आई विल फेथफुली अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया। अब से करीब 1.5 घंटे पहले पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें पीएम की नई टीम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर के साथ दिख रही है। प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को बधाई दी है और कहा कि ये टीम एक खुशहाल भारत के निर्माण के लिए काम करेगी। राष्ट्रपति भवन में 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। 7 मंत्री नई टीम में शामिल। आपको बता दें कि मोदी की नई टीम तैयार करने में अनुभव, पेशा और कर्तव्यनिष्ठा का ख्याल रखा गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और इन सब के बीच केंद्रीय राजनीति से 3 अहम खबरें निकल कर आ गई हैं। पहली खबर यह कि मोदी कैबिनेट में 36 नए मंत्रियों को जगह दी गई, 7 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया और 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। अगले आधे घंटे तक हम इन 3 बड़ी खबरों की व्याख्या करेंगे। आपको मंत्रिमंडल विस्तार का पूरा समीकरण समझाएंगे। सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए मोदी की नई टीम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्रिमंडल है उसमें 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 15 नए कैबिनेट मंत्री। कौन कौन है ये कैबिनेट मंत्री और क्या कुछ इस पूरे में देखने योग्य बात और समझने वाली बात है, आइए अब देखते हैं। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, ध्यान दीजिए। इनके अलावा राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर को एलिवेट किया गया। नेक्स्ट चेंज करें अब उन राज्य मंत्रियों के नाम जान लीजिए जिन्होंने आज शपथ ली। यहां पर देखें आप, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाज, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी। यहां पर आप देखें कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवू सिंह, भगवंत खुबा, कपिल पाटिल, प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर सुभाष सरकार, भगवत किशन राव करड़। यहां पर राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विशेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, डॉक्टर एल मुरुगन, निशीत प्रमाणिक। ये वो नाम है। मोदी कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरण का भी ख्याल रखा गया है और टैलेंट को भी बैलेंस किया गया है।
तो अब एक नजर डालते हैं नए मंत्रियों के पॉलिटिकल प्रोफाइल पर। अड़सठ साल के नारायण राणे को अमित शाह का करीबी माना जाता है। राणे महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र से सीएम रह चुके हैं, 6 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्योग, राजस्व और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। 2005 में शिवसेना से कांग्रेस में आए और फिलहाल बीजेपी में। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री रहते नारायण राणे पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। असम के लोकप्रिय सीएम रहे सर्बानंद सोनोवाल के रिश्ते पीएम मोदी से अच्छे बताए जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2014 में मोदी कैबिनेट में थे। अभी असम के मेजुलू से विधायक हैं। 2 बार लोकसभा सांसद और बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। सोनोवाल ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। इसके अलावा फुटबॉल और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 50 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी में आए। अपने साथ 22 विधायक भी लाए, जिसके बूते मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस से 4 बार गुना से सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सिंधिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से BA और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले बेहद सफल बैंकर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। पार्टी में इन्हें 2 नंबर का दर्जा हासिल है। अभी बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। RP सिंह 1984 बैच के रिटायर्ड IAS हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में MA की पढ़ाई की थी। पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। इन्होंने हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP को 2 हिस्सों में बांट दिया। पशुपति पारस 7 बार MLA और 1 बार MLC रहे। बिहार में मंत्री रह चुके हैं और 1 बार सांसद बने। पशुपति पारस ने भागलपुर विश्वविद्यालय से B.Ed की पढ़ाई की थी। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनके शामिल होने से पार्टी का एक गुट संतुष्ट हो गया है, लेकिन चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की। 50 साल की अनुप्रिया पटेल यूपी के मिर्जापुर से सांसद हैं। अपना दल के अध्यक्ष हैं। 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही हैं। पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले अनुप्रिया पटेल MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। इन्होंने छत्रपति शाहूजी यूनिवर्सिटी कानपुर से MBA की पढ़ाई की थी। पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनी। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी NDMC की सदस्य रह चुकी हैं। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। इन सभी नेताओं के सामने 3 बड़ी चुनौती हैं। पहला, कोरोना काल जो कि खत्म नहीं हो रहा है अभी। दूसरा, इस कोरोना काल में खराब होती अर्थव्यवस्था और तीसरा, इन दोनों के बावजूद चुनावी रणनीतियां। ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं। शपथ लेने के बाद TV9 भारतवर्ष से अनुप्रिया पटेल ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस वक्त खुद अनुप्रिया पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपको बधाई। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? दूसरी बार आपने शपथ लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नड्डा जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।
मेरी पार्टी अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं, सभी समर्थकों, सभी पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद। मैम, इससे पहले आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, इस बार क्या उम्मीद है आपको, क्या पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जो भी दायित्व मुझे मिलेगा मैं उसके साथ न्याय करूंगी, अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करूंगी और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे मंत्री परिषद में स्थान मिला है। मैम, यूपी चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको लगता है दोहरी जिम्मेदारी इस बार आपको दी गई है और क्या चुनौती मानती हैं आप इसको? देखिए, हमारी पार्टी का इतिहास ही संघर्ष का है। मेरे पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, आज मैं उनका पुनस्मरण करना चाहती हूँ। समाज में हाशिए पर पड़े हुए तबके के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और पिछड़े कमज़ोर तबकों के लिए हमारी जो ये लड़ाई है निरंतर जारी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आई है। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को आगे लेकर जाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको हम निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज भूपेंद्र यादव को भी जगह दी गई। इन्हें संगठन का मजबूत सिपाही, सफल रणनीतिकार और इलेक्शन वॉर रूम का मास्टर माना जाता है। आइए एक नजर डालते हैं इनके सियासी सफर पर। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संगठन के सबसे सफल सिपाहियों में से एक भूपेंद्र यादव राजस्थान के अजमेर जिले से आते हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अभी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव का संगठन में लंबा अनुभव रहा है। संगठन में काम करते हुए भूपेंद्र यादव का रिपोर्ट कार्ड बेहद मजबूत रहा। जिन जिन राज्यों की जिम्मेदारी इन्हें मिली वहां बीजेपी को 100% सफलता दिलाई। 2013 के चुनाव में भूपेंद्र यादव राजस्थान में सह प्रभारी थे। उस चुनाव में बीजेपी ने 164 सीटें जीती थीं। 2013 के चुनाव के बाद इन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली। 2017 में गुजरात चुनाव में प्रभारी रहते बीजेपी की सरकार रिपीट कराई। इसके बाद बिहार में भी पार्टी प्रभारी की भूमिका निभाई, जहां बीजेपी को बम्पर सफलता मिली। जेडीयू के साथ मिलकर सरकार भी बनाई गई। राजनीति में आने से पहले भूपेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से LLB की पढ़ाई की थी। अब संगठन में इनकी अच्छी पैठ है और कार्यकुशलता के कारण इन्हें पीएम मोदी और अमित शाह बेहद पसंद करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मोदी सरकार के 3 कमजोर पक्ष बताए जा रहे थे। वो थे शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त। और नए मंत्रिमंडल विस्तार में इसका खास ध्यान रखा गया है। माना जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव को कैबिनेट में जगह देने वित्त विभाग को मजबूत हो सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैनेजमेंट के महारथी अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव को PPD मॉडल में उनके अहम योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कई ग्लोबल कंपनीज में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वर्ष 2019 से ओडिशा से राज्यसभा सदस्य हैं। अश्विनी वैष्णव 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2003 में इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी का डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते ही उनके निजी सचिव बने। इस दौरान ही अश्विनी वैष्णव की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई और तभी मोदी इनके काम से प्रभावित हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद गोवा पोर्ट के डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद नौकरी से इस्तीफा देने के बाद प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टर समेत कई अहम पदों पर रहे। अश्विनी वैष्णव ने वॉर्टन स्कूल, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA किया और IIT कानपुर से MTech की पढ़ाई की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत किया है। काम के बोझ तले दबे मंत्रियों का भार कम किया है। साथ ही कुछ मंत्री जिन्होंने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया था उन्हें इनाम भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 7 मंत्रियों को तरक्की दी गई। आज हम आपको इन सभी मंत्रियों का पॉलिटिकल प्रोफाइल दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जी किशन रेड्डी से। जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के युवा नेता के तौर पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अब एक अनुभवी सांसद के तौर पर उन्हें कैबिनेट में प्रमोशन मिला है। इसके साथ ही रेड्डी तेलंगाना के पहले कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं, जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
केंद्रीय कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे जी किशन रेड्डी को मोदी मंत्रिमंडल में प्रमोशन दिया गया है। निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। रेड्डी को जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस की बेहतर हैंडलिंग, पुडुचेरी में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने और दक्षिण भारतीय चेहरे के तौर पर उभरने का इनाम दिया गया। सिकंदराबाद लोकसभा सीट से 2019 में सांसद चुने गए रेड्डी जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार एंट्री कराने और दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभारने में अहम किरदार माने गए। 15 मई 1960 को जन्मे जी किशन रेड्डी ने 1977 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत युवा नेता के तौर पर की थी। तब वो जनता दल से जुड़े थे, लेकिन 1980 में बीजेपी के अस्तित्व में आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। 2002 से 2005 के बीच उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। रेड्डी 2004 में पहली बार हिमायतनगर सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने 2009 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के फ्लोर लीडर के रूप में भी काम किया, लेकिन आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। रेड्डी को सर्वसम्मति से बंडारू दत्तात्रेय के स्थान पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। अब इन्हें लंबे राजनीतिक अनुभव और तेलंगाना में होने वाले चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शपथ लेने के बाद टीवी 9 भारतवर्ष से जी किशन रेड्डी ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं, जिन्होंने 2 साल तक सरकार में काम किया। रेड्डी साहब, पहली बार सांसद, पहली बार में मंत्री और 2 साल के अंदर प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री, कैसे देखते हैं, किस बात का इनाम है ये? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जो इज्जत देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रमोशन करते हैं, वो मेरा ही एग्जाम्पल है, मेरा ही उदाहरण है। मैं कोई परिवार से नहीं हूँ, कोई ग्रुप से नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रोत्साहन मिलते हैं, प्रमोशन करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है, दूसरा पार्टी में नहीं होते। ये रामुलू जी है, ये नेशनल कमीशन के मेंबर है, ऑर्डिनरी वर्कर था मगर नेशनल कमीशन मेंबर बना है एससी कमीशन का। ऐसा दूसरा पार्टी में नहीं होता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में आइडियोलॉजी के साथ, यूनिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ पार्टी जो भी काम जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी से काम निभाते हैं। मैं भी लगातार 1980 से लेकर आज तक पार्टी के लिए दूसरा कुछ काम नहीं, सिर्फ पार्टी सुबह से लेकर शाम तक काम किया हूँ। 2 साल के नीचे मंत्री बनाऊं, अभी कैबिनेट मंत्री बनाऊं। आने वाले दिन में भी पार्टी एक आइडियोलॉजी के साथ, कमिटमेंट के साथ हम पार्टी का सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे, सरकार में काम करेंगे। आपके शपथ ग्रहण की एक खास बात पिछली बार भी हम लोगों ने देखी, इस बार भी देखी कि आप आते हैं तेलुगु बेल्ट से, आंध्र और तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप शपथ लेते हैं तो हिंदी में लेते हैं। कोई विशेष स्ट्रैटेजी है? पूरे जो अखंड भारत का सपना है, जो भाषाई स्तर पर भी आप लोगों के दिल को छूने की, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं? जरूर, मैं तेलुगु भाषी हूँ, मैं तेलुगु भाषी होने के लिए गर्व भी करता हूँ, मगर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मंत्री का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, निभाने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं राष्ट्रभाषा में वो शपथ लेने के लिए प्रयास किया हूँ। और लास्ट टाइम भी हिंदी में शपथ लिया हूँ, आज भी मैं हिंदी में शपथ लिया हूँ। अच्छा, जिसके साथ आप 2 साल से काम कर रहे थे वो मंत्री बहुत सख्त माने जाते हैं, बहुत सख्त माने जाते हैं, और उनके साथ काम करने का अनुभव और कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कार्ड ऊपर तक उन्होंने पहुंचाया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि प्रमोशन हुआ। ये अनुभव 2 साल का उनके साथ काम करने का कैसा रहा आपका? आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर काम करना बहुत जिंदगी में बहुत बड़ा अनुभव होता है हमारे को। वो पार्टी में उनके साथ अमित शाह जी के साथ मिलके काम करने का मौका मिला, और सरकार में भी उनका नज़दीक रह के काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मगर आज बहुत दुख भी हूँ। अमित शाह जी का मंत्री से मैं बाहर आके कैबिनेट मंत्री बना, खुशी नहीं है, मगर अमित शाह जी को छोड़ना पड़ा, उनका होम मिनिस्टर, उसका दुखी भी हूँ मैं। अच्छा, एक बात और इस कैबिनेट एक्सपेंशन की है कि अच्छा काम करने वालों को तो इनाम मिला, उनको एलिवेशन मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नॉन परफॉर्मेंस में हटा दिए गए, बड़े बड़े मंत्री जो सरकार के बी लाइन के सेकंड लाइनर लोग थे। इससे क्या पार्टी में संदेश गया, कैडर में क्या संदेश गया, और क्या माहौल है पार्टी और सरकार में इस वक्त? ऐसा नहीं मानता हूँ, वो परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनके हटाया गया, ऐसा नहीं, एडजस्टमेंट पे। एक ही बात,
मौका बहुत लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा कोई एडजस्टमेंट हुआ, मगर नॉन परफॉर्मेंस के कारण किसी को भी हटाया नहीं। मोदी सरकार में आज जिन मंत्रियों का कद बढ़ गया है उसमें पुरुषोत्तम रूपाला और किरण रिजिजू भी शामिल हैं। आपके लिए जानना भी जरूरी है कि इन मंत्रियों का प्रमोशन क्यों हुआ है। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जिन लोगों को प्रमोट किया गया है उनमें केंद्रीय पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी शामिल हैं। रूपाला राज्यसभा से सांसद हैं और गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूपाला लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं, पीएम मोदी के पुराने विश्वास पात्र हैं और गुजरात में पटेल समुदाय के बीच खासे लोकप्रिय हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें प्रमोट किया गया है। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं किरण रिजिजू के पास युवा मामलों और खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा वो अल्पसंख्यक मामलों के भी राज्य मंत्री हैं। माना जाता है कि उनके मंत्रालय का प्रदर्शन बेहतर है और उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के दिल के भी करीब है। कोरोना काल में भी खेल मामलों से जुड़ी गतिविधियां जिस तरह से जारी रहीं और नॉर्थ ईस्ट को लगातार प्रतिनिधित्व मिलता रहा, इसे रिजिजू के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद टीवी 9 भारतवर्ष ने किरण रिजिजू से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि जहां भी मौका मिलेगा जनता की सेवा जरूर करूंगा। सर, किरण रिजिजू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मोदी सरकार में आपका कद बढ़ा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? बाकी मालूम नहीं। सर, दिस इज द यंगेस्ट कैबिनेट व्हिच इज फॉर्म्ड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से। मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहां भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर इतनी यंग कैबिनेट है तो जो देश का युवा है उसके लिए भी एक मैसेज है कि युवा का जो पोटेंशियल है या युवा का जो क्रिएटिव थिंकिंग है और थॉट प्रोसेस है उसको भी तरजीह दी जाएगी इस देश में। आगे बढ़ते हैं। हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर और आर.के. सिंह भी मोदी सरकार के उन मंत्रियों में हैं जिनका प्रमोशन हुआ। आपको एक एक करके बताते हैं आखिर इन मंत्रियों को किस वजह से पुरस्कार मिला। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith. हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं और उनके पास इसका स्वतंत्र प्रभार है। पुरी 2018 से राज्यसभा सांसद हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि कोरोना काल में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बेहतर तरीके से संचालन किया। इसके अलावा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय में भी उनके काम की तारीफ हुई, जिसका नतीजा प्रमोशन के रूप में सामने आया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मनसुख मंडाविया केंद्र सरकार में रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री हैं और 2012 से गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। मंडाविया उन मंत्रियों में हैं जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम करते हुए दिखे। दवा कंपनियों से बेहतर तालमेल बनाए रखने के अलावा ये बात भी उनके हक में गई कि गुजरात के पटेल समुदाय में मंडाविया की अच्छी पैठ है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद हैं। वो इस समय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाकर वहां की जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश दिया गया है। इसके अलावा युवा चेहरा और बेहतर कामकाज भी अनुराग ठाकुर के लिए प्लस पॉइंट साबित हुए। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आरके सिंह के पास केंद्र सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा वो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। बिहार की आरा लोकसभा सीट से सांसद आरके सिंह IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। उनके मंत्रालय के कामकाज की सराहना हुई है और आगे भी उनके मंत्रालय के पास लंबी चौड़ी योजनाएं हैं। इसके अलावा बिहार के राजपूत समुदाय से इकलौता मंत्री होना भी उनके पक्ष में बताया जा रहा है। ये टीम नरेंद्र मोदी के नए चेहरे हैं, सरकार के नए मंत्री हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर अब मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी है। मोदी की इस टीम में जोश है, जज्बा है। इसमें सर्वश्रेष्ठ देने वाले अनुभवी विराजमान हैं। हालांकि इन मंत्रियों की शपथ ग्रहण से पहले ही आज 12 मंत्रियों की सत्ता से विदाई कर दी गई। अब देखिए वो कौन कौन से मंत्री हैं और उनकी विदाई की वजह क्या क्या है। ये वो चेहरे हैं जिनकी मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो चुकी है। आज कैबिनेट विस्तार से पहले ही इन पुराने मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया और शाम होते होते ये लिस्ट 12 तक पहुंच गई। इस्तीफा देने वालों में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे प्रमुख और कद्दावर नेता थे। हालांकि इस लिस्ट में थावरचंद गहलोत, बाबुल सुप्रियो और संतोष गंगवार जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों इन मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ गया। इस विश्लेषण से पहले जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके नाम जान लीजिए। सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद सारंगी, देवश्री चौधरी। ये वो 12 मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी मंत्रिमंडल से विदा कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने अपने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया। रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवश्री चौधरी, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, रतनलाल कटारिया और थावरचंद गहलोत से भी इस्तीफा ले लिया गया। अब जरा समझिए कि 2019 से मंत्री रहे इन 12 मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत खराब है और मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर उनका प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना कुप्रबंधन की कीमत चुकानी पड़ी है। माना जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीना गया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई, जिसका नुकसान डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा। उनके पास विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी था। ऐसे में हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय खाली हो गए। हालांकि संतोष गंगवार को खराब प्रदर्शन और जातीय समीकरण की वजह से हटाया गया। वैसे कोरोना काल में संतोष गंगवार की लिखी एक चिट्ठी भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने वालों में देवश्री चौधरी को भी जातीय समीकरण की वजह से हटना पड़ा। सूत्रों का दावा यह भी है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में उन्हें अहम पद दिया जा सकता है। हालांकि बंगाल चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से बाबुल सुप्रियो को भी हटाया गया। संजय धोत्रे से भी खराब प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा लिया गया, जबकि सदानंद गौड़ा को कर्नाटक में सियासी उठापटक की वजह से हटना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रताप सारंगी के कामकाज से भी पीएम संतुष्ट नहीं थे। रतनलाल कटारिया भी अपने कामकाज से पीएम मोदी को संतुष्ट नहीं कर पाए, जबकि अनुभवी नेता थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया गया।
खबर है कि थावरचंद गहलोत को अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी। आज इस्तीफा देने वालों में दो अहम नाम रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का है। 2022 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस फैसले के जरिए सरकार और संगठन में संतुलन साधने की भी कोशिश की गई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को जगह मिली। इन 7 में से सिर्फ एक सामान्य वर्ग से हैं, बाकी ओबीसी और दलित समुदाय से हैं। जाहिर है यूपी से बनाए जा रहे मंत्रियों को 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से चुना गया हो सकता है। 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने इसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए फतेह किया था और एक बार फिर चुनावी बिसात पर जीत के लिए कैबिनेट विस्तार में सियासी समाज शास्त्र का ब्रह्मास्त्र चलाया गया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार में मंत्रियों के नए चेहरों का शामिल होना और कई दिग्गज चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाना और कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिलना परफॉर्मेंस को पैमाना माना जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एज्यूम्ड ऑफिस। लेकिन इसे क्षेत्र और जातिगत समीकरण के आधार पर बांटा जाए तो इसी मंत्रिमंडल का ताल्लुक आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। Some ministers they hold additional charge of 5 ministries. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर नजर दौड़ाइए, जहां आने वाले साल विधानसभा चुनाव होना है और इस राज्य से मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह मिली है जो समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कैसे, इसे देखिए। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ठीक इसी तरह पंकज चौधरी भी मंत्रिमंडल में हैं और वो भी कुर्मी समुदाय से हैं। इनके अलावा पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले कौशल किशोर भी कैबिनेट में जगह बना चुके हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मंत्री बने हैं जो कोडी समाज से आते हैं। वहीं बीएल वर्मा को भी मंत्री बनाया गया जो लोध समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल भी मंत्रिमंडल में हैं जो बघेल समाज से हैं और कैबिनेट में अजय मिश्रा को भी जगह मिली है जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी यूपी में आगामी चुनाव के लिहाज से ओबीसी समुदाय को ज्यादा तवज्जो मिली है। इनके अलावा अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग को भी साधा गया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार का जातिगत समीकरण देखिए। मंत्रिमंडल में 8 राज्यों से 12 एससी मंत्रियों को जगह मिली है। सभी नए 12 मंत्री अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इनके अलावा 8 राज्यों से मंत्रिमंडल में 8 एसटी मंत्रियों को भी जगह मिली है और 8 एसटी मंत्री अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नए मंत्री बनाए गए 27 प्रतिनिधि ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं। इस बार जाति का समीकरण में एक अलग तस्वीर ये बन रही है कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 मंत्रियों में 2 ऐसे भी हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं अनुसूचित जाति से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कई मंत्री भी कैबिनेट मंत्री बने हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में भी हर वर्ग को साधने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसीलिए एक मुस्लिम, एक सिख, 2 बौद्ध और 1 ईसाई समाज के जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल के चेहरे बनाए गए। अब मुमकिन है कि इन चेहरों से मोदी सरकार को फायदा मिले, क्योंकि जातिगत आधार की तुलना में इन चेहरों को अपने क्षेत्र के माहिर लोगों के तौर पर पेश किया गया, जो समाज विशेष ही नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष से जुड़े लोगों को भी प्रभावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है, इसलिए सामाजिक समीकरण, गठबंधन के साथी और आने वाले चुनावों का पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही देश के हर हिस्से को सरकार में जगह देने की कोशिश की गई। यूपी में सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए, गुजरात से 3, बिहार से 2 और उड़ीसा से 2 मंत्री बने हैं। बंगाल से 4 सांसदों को केंद्र सरकार में जगह मिली है। महाराष्ट्र से भी 4, मध्य प्रदेश से 2 और कर्नाटक से 4 मंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है, 3 साल का वक्त बाकी है, इसलिए हर समीकरण को साधने का पूरा फोकस किया गया है। लेकिन जिस बात पर ज्यादा ख्याल रखा गया वो है अगले साल होने वाले चुनाव। फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे।
नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। आखिर कैबिनेट का विस्तार इतने बड़े पैमाने पर क्यों हुआ और इतना भारी फेरबदल क्यों करना पड़ा, इसे भी आज समझने की जरूरत है। दरअसल इस विस्तार की सबसे पहली बड़ी वजह है गवर्नेंस की क्वालिटी को सुधारना। आपको बताते हैं कि इस बदलाव के पीछे की 5 बड़ी वजह क्या है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं अश्विनी वैष्णव, मैं किरण रिजिजू, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं नारायण ठाकुरानी, मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आखिरकार मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव हो गया। अब इस बदलाव के साथ ही ये मोदी की सबसे युवा और टैलेंटेड टीम बन गई है, जिसके कंधे पर प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारियां कई मायने में बहुत बड़ी हैं। कैसे, इसे आज समझने की जरूरत है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे पहली बड़ी वजह है गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना। कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की हर ओर आलोचनाएं हुई। खासतौर से हेल्थ सेक्टर में गवर्नेंस में क्वालिटी की कमी नजर आई। ऐसे में पीएम मोदी को टॉप लेवल पर ज्यादा काबिलियत वाली टीम की जरूरत है, जिससे कि क्वालिटी सुधारी जा सके। पीएम मोदी इस टीम के दम पर गवर्नेंस के स्तर को ऊपर उठाने का काम मिशन मोड में आगे बढ़ाएंगे। पिछले 16 महीने में कोरोना संकट काल की वजह से इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इकोनॉमी में ऐसी गिरावट कभी नहीं आई जैसी अभी है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और महंगाई की वजह से भी जनता निराश है और गुस्से में है। कोरोना की वजह से ही रोजगार के मौके भी कम हुए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार के भीतर उच्च स्तर पर बेहद ज्यादा क्षमता की जरूरत है, ताकि कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए और जनता के गुस्से को शांत किया जा सके। पीएम मोदी की नई टीम के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। पीएम मोदी के इस कैबिनेट विस्तार से 2022 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी फोकस है। कहने का मतलब कि कैबिनेट विस्तार के जरिए राज्यों के चुनावी समीकरण को साधने का भी प्रयास किया गया है। कैबिनेट विस्तार में भी साफ है कि उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों पर खास फोकस है। जाहिर है, ऐसे हालात में यह ध्यान रखा गया कि सभी प्रमुख समुदायों और सभी इलाकों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो, जिससे तमाम वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। हालांकि कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ काबिल मंत्रियों का भी संतुलन बिठाया गया है। कैबिनेट में फील गुड फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी नए चेहरों को शामिल किया गया। – 2014 से मोदी सरकार ने कई जीत और हार का सामना किया। ज्यादातर राज्यों में जीत का ही पताका लहराया, लेकिन बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी और समर्थकों के उत्साह पर असर पड़ा है। ऐसे में मंत्रिमंडल में कई ऐसे क्षेत्रीय नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिससे वहां पार्टी और उसके नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टॉप पर हैं। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अभी सियासी खींचतान चल रही है। ऐसे में क्षेत्रीय और जातीय गणित के आधार पर नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर सत्ता का मौका दिया गया है, जिससे प्रधानमंत्री और बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।